ओके अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17, जिसका नेम है क्वालिटी रिव्यू। बेसिकली जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम पढ़ने वाले हैं पेयर रिव्यू के बारे में और एक हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी रिव्यू के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द टर्म पेयर रिव्यू। अब देखो पेयर रिव्यू में दो टर्म्स हैं, एक है पेयर, एक है रिव्यू। पेयर का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे कंटेम्प्रेरीज होते हैं, हमारे साथ वाले होते हैं, ठीक है। अब वो जो साथ वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एज से हो, वो प्रोफेशन से भी साथ में हो सकते हैं, ठीक है। वो कोई टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उससे भी साथ में हो सकते हैं। अब जैसे आप लोग को प्रोफेशनल में, तो प्रोफेशनल में जरूरी नहीं है ना कि हर किसी की एज सेम ही हो, अलग अलग एज के होंगे, लेकिन क्योंकि आप सब लोग प्रोफेशनल में हो तो हम कहेंगे कि आपकी क्लास में जो भी लोग हैं वो आपके सारे पेयर्स हैं। सीएस सबकी एज अलग अलग होती है, लेकिन जितने भी सारे सीएस हैं वो आपस में क्या है, पेयर्स है। तो पेयर्स का मतलब बेसिकली ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे आप क्वालिफिकेशन ले लो, एज ले लो, बैकग्राउंड ले लो, प्रोफेशन ले लो, उससे क्या होते हैं, वो सेम स्टेटस पे होते हैं, उसे हम कहते हैं पेयर्स। और रिव्यू क्या होता है, अगर आपका कोई पेयर जो है वो आपके काम को या आपके परफॉर्मेंस को चेक करके अपना उसके ऊपर ओपिनियन दे रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, रिव्यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें किसका रिव्यू देखना है, ऑब्वियसली एक कंपनी सेक्रेटरी का रिव्यू। अब देखो हमें पता है कि जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको आईसीएसआई से मेंबरशिप मिल गया। अब आईसीएसआई जो है वो क्या चाहता है कि ठीक है हमने मेंबरशिप तो उनको दे दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म करें। ऐसा नहीं हो कि मेंबरशिप मिलने के बाद ढीले हो जाएं कि ठीक है यार अब तो हमें मेंबरशिप मिल गई है, अब हम कैसे भी काम कर लेते हैं, हमें चेक करने वाला कौन है। तो आईसीएसआई ने क्या बोला कि भाई हम तुम्हें चेक करने के लिए तुम्हारे पीयर्स से तुम्हारा क्या करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे, तुम्हारे काम की चेकिंग करवाएंगे। चेकिंग करने के बाद वो ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करेगा और हम उस बेसिस पे तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ तुमने अच्छा काम किया या तुम्हें इंप्रूव होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, चेकिंग हो गई कि आप मेंबरशिप मिलने के बाद में सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आईसीएसआई की रेपुटेशन पे हार्म आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये वाली प्रैक्टिस जो है ये सीए वालों के साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है। तो ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है जिससे हम टाइम टू टाइम अपने काम को रिव्यू करवा पाए। और वो रिव्यू कौन करेगा, हमारे पीयर्स, ऑब्वियसली जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उस वाली लाइन में, प्रोफेशन में, वो हमें चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो पीयर रिव्यू है वो किसका होगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यू करते टाइम जो पर्सन रिव्यू करेगा, या बेसिकली हम कह सकते हैं जो पीसीएस या उसकी फर्म रिव्यू करेगी, उसे हम कहेंगे पेयर रिव्यूअर। जो रिव्यू कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पेयर रिव्यूअर। जिसका रिव्यू हो रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल सीएस है प्रैक्टिसिंग या वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स की फर्म है, जिसका भी रिव्यू हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिस यूनिट, हम कहते हैं ना पीयू। तो पीयू हम किसको कहेंगे, जिसका रिव्यू हो रहा है, और जो रिव्यू कर रहा है उसे हम क्या कहने वाले हैं, पेयर रिव्यूअर। तो ये दो टर्म्स आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो पूरी चेकिंग होगी उसे तो हम क्या कहेंगे, पेयर रिव्यू कहेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो पेयर रिव्यूअर है वो अपना ओपिनियन बनाएगा और उसको रिपोर्ट में प्रेजेंट करेगा और फिर वो किसको सबमिट कर देगा, आईसीएसआई को सबमिट कर देगा, ठीक है। अच्छा अब जो पेयर रिव्यूअर है, जब वो एक प्रैक्टिसिंग सीएस का पेयर रिव्यू करेगा तो उसमें उसको मेनली दो चीजें चेक करनी होंगी। एक तो वो चेक करेगा क्वालिटी, यानी जो भी पीयू काम कर रहा है, जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या उस सर्विस की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। अब एक प्रैक्टिसिंग यूनिट कौन कौन से सर्विसेज देगा, आइदर वो ऑडिट करेगा या वो अटेस्टेशन सर्विसेज देगा या वो एडवाइजरी, यानी जो भी सीएस। अब आपको याद होगा हमने चैप्टर 12 में सीएस की सर्विसेज की लिस्ट पढ़ी थी, जब हम कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर। वहां पे सीएस की सर्विसेज की लिस्ट आई थी, वो सेम टू सेम लिस्ट यहाँ पर भी गिवन है आपको। तो वो जो भी सर्विसेज एक प्रैक्टिसिंग सीएस परफॉर्म कर रहा है उन सारी सर्विसेज की क्वालिटी चेक करनी है, किसको, पेयर रिव्यूअर को। और दूसरा क्या वो चेक करेगा, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स।
स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब देखो एक सीएस है तो सीएस के ऊपर हम पढ़ते हैं ना सीएस एप्लीकेबल होते हैं, इसके अलावा उन्हें एथिक्स मानने होते हैं लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, तो ये सब टाइप के एथिक्स भी उनको मानने होते हैं। तो वो ये भी चेक करेगा कि सीएस के ऊपर जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स एक सीएस ने माने या नहीं माने, और दूसरा जो वो सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वो एस्पेक्ट चेक करके और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके किसको सबमिट करेगा, वो आईसीएसआई को सबमिट करेगा। आईसीएसआई उस रिपोर्ट को चेक करेगी। अब देखो रिपोर्ट में क्या हो सकता है, उसका ओपिनियन या तो क्या आया होगा कि हाँ पीयू एकदम परफेक्ट है, या उस रिपोर्ट में क्या आया होगा कि नहीं पीयू ने कुछ कुछ नॉन कंप्लायंस किए हैं या उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो अगर रिपोर्ट में उसका ओपिनियन जो है हम कह सकते हैं अनमॉडिफाइड आया है, क्लीन रिपोर्ट आई है, तो आईसीएसआई उस पीयू को क्या इशू कर देगा, पीआरसी, दैट इज पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर उसको लगता है कि नहीं रिपोर्ट में जो है उसका ओपिनियन क्लीन नहीं है, मॉडिफाइड है, क्वालिफाइड है, तो फिर वो सिचुएशन में आईसीएसआई पीयू को टाइम देगा, 6 महीने का टाइम देगा मिनिमम, कि तुम इतने टाइम में क्या करो, सुधर जाओ। ठीक है, फिर हम तुम्हारा वापस से रिव्यू करवाएंगे और फिर सब कुछ सही रहा तो फिर हम तुम्हें पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए बेसिक्स जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं। चलो, तो हमने डेफिनेशन देख लिया, देन हमने बात कर ली कि हमें सीएस का पीयर रिव्यू करवाना होता है, और इसके बाद में हमने देख लिया कि आईसीएसआई जो है उन्होंने ये गाइडलाइंस इशू की हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है जो हमें चेक करना है कि क्वालिटी और कंप्लायंस वगैरह की है या नहीं की है, प्रॉपर सिस्टम्स है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ पेयर रिव्यू। अब देखो जो बेनिफिट्स है ना वो किस किस को होंगे, सबसे पहला तो बेनिफिट किसको होगा, पीयू को खुद को होगा, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि हाँ यार सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ मैं खुद एक कंप्लायंट प्रैक्टिस यूनिट हूँ, तो उसको कंफर्ट हो जाएगा खुद के लिए। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डेफिशिएंसीज हैं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने कंप्लायंस नहीं किया है, तो जो आपका पीयर रिव्यूअर है ना वो आपको गाइडेंस देगा। ठीक है, वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपको एडवाइस देगा कि आप किस तरीके से उन डेफिशिएंसीज को क्या कर सको, रिमूव कर सको। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी गलतियां पता करने की, और आप अपनी डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो ये वाला भी एक हेल्प मिल जाएगा पीयू को। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, एक हम देखिए कि किसी एक प्रैक्टिस यूनिट को आईसीएसआई ने सर्टिफिकेट दे दिया, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब क्या है कि वो एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है उसके काम में, तो उसकी वजह से मार्केट में उसकी गुडविल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके पास क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू वो वाला पीयू जिसके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा ये भी होगा कि अगर सर्टिफिकेट मिल गया इसका मतलब कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर नहीं चल रही हैं, कोई एक्शन नहीं लिया है आईसीएसआई ने। देन क्लाइंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्लाइंट्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, वो भी अपने स्टेक होल्डर्स को बता पाएंगे कि हम जिससे ऑडिट करवाते हैं या हम जिससे अटेस्टेशन सर्विसेज करवाते हैं जिस सीएस से, वो सीएस क्या है, पीयर रिव्यूड है। तो क्लाइंट जो है वो खुद भी खुश रहेगा और क्लाइंट के स्टेक होल्डर्स भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए किसके, पेयर रिव्यू के। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में, अगर आपको याद हो वहां हमने लिमिट्स पढ़ी थी कि एक जो प्रैक्टिसिंग सीएस है उसे 10 ऑडिट्स करने की जो है वो अथॉरिटी गिवन है, और अगर हम बात करें वो सेबी वाले कंप्लायंस, एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस, तो वो 5 गिवन है। लेकिन याद आया अगर हमने पीयर रिव्यू करवा रखा है तो आपको एडिशनल 5 मिल जाती हैं, ऑडिट में भी एडिशनल 5 मिल जाएंगी, और इसके अलावा जो सेबी वाली कंप्लायंसेस हैं उसमें भी एडिशनल 5 मिल जाएंगी, तो आपका +5 हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये हमने वहां पर देख लिया था। चलो, इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने ये भी चैप्टर नंबर 12 में बात की थी कि अब जो कुछ कंपनीज हैं उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप क्या करोगे, पीयर रिव्यूड फर्म से ही अपने ऑडिट करवाओगे और पीयर रिव्यूड फर्म से ही अपना एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस करवाओगे। ये सेम टू सेम टेबल हम चैप्टर नंबर 12 में देख ली थी। ठीक है, जैसे टॉप
100 के लिए था अप्रैल 2020 से, देन टॉप 500 के लिए था 2021 से, फिर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए 2022 से था, और सारी कंपनीज जो हैं अब वो किससे करवाएंगी, पीयर रिव्यूड फॉर्म से करवाएंगी फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स। तो अभी कंपल्सरी कर दिया, तो अगर आपने पीयर रिव्यू नहीं करवाया तो फिर आप ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप अपना पीयर रिव्यू करवा लो। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। लास्ट के 2 टॉपिक्स हमने बात पहले ही कर ली थी चैप्टर नंबर 12 में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक जो है स्कोप। अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें वो 2 चीजें चेक करेगा। एक तो वो क्या चेक करेगा, जो भी एक सीएस सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है उन सारी सर्विसेज की क्वालिटी, और एक उसके ऊपर जो टेक्निकल और एथिकल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं लाइक सीएसएएस हो गया या एथिक्स हो गए, उसको चेक करेगा। तो वो जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चेक करेगा, तो याद है मैंने कहा था जो सर्विसेज है वो वही सर्विसेज है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में देख ली थी। तो यहाँ पर भी ये वही सर्विसेज है। जैसे याद है वहां पे हम एनुअल रिटर्न का देखते हैं, MGT 7 एंड MGT 8 साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, तो वो आ जाएगा वहां पे। इसके अलावा LODR में जो CS है वो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू करता है, लाइक ट्रांसफर वगैरह के सर्टिफिकेट्स हो गए, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, रिकंसिलिएशन के सर्टिफिकेट्स हो गए, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट जो अभी हमने ऊपर बात की थी, ऑडिट परफॉर्म कर रहा है सेक्रेटेरियल वाली कंपनीज एक्ट में भी, और इसके अलावा 24A LODR में भी, ठीक है, इंटरनल ऑडिट्स कर रहा है। तो जो भी टाइप की वो सर्विस परफॉर्म कर रहा है सारी के सारे सर्विसेज को चेक किया जाता है किसमें, पीयर रिव्यू में। तो वही हो गया यहाँ पे पीयर रिव्यू का स्कोप। तो जो सर्विसेज सीएस दे रहा है ऑडिट और अटेस्टेशन सर्विसेज, वही सारे सर्विसेज स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू है। तो ये एकदम सेम टॉपिक है, आप चाहो तो ऐसे कट भी कर देना क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार क्या पढ़ोगे। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है कि पीयर रिव्यूअर कौन बन सकता है। अभी तो कॉमन सेंस लगाओ कि कोई एक सीएस है जिसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, और कोई एक सीएस है जिसके पास में ओनली 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा अगर 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को चेक करेगा तो क्या वो सिचुएशन में सही है? 5 साल वाला बंदा क्या बोलेगा, पागल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आया, मुझे चेक करना है, मैं तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे फालतू की प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो पीयर रिव्यूअर बन सकता है उसके लिए हमने कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड कर लिया। ऐसे कोई भी सीएस रैंडमली रिव्यूअर नहीं बन सकता है, ये क्वालिफिकेशंस आप मानोगे उसके बाद ही आपको आईसीएसआई जो है वो अलाउ करेगा रिव्यूअर बनने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, आप आईसीएसआई के मेंबर होने चाहिए हो ऑफ कोर्स, और आपके पास में मेंबर बनने के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और करंटली आपके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब एक चीज है सुनो, ये अभी आपके पास में, यानी अभी अगर आप रिव्यूअर बन रहे हो तो अभी आपके पास सीओपी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, जरूरी है क्या कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस भी एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस हो? नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस में आपका एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो भी काउंट होगा, प्रैक्टिस वाला भी। तो मान लो कि आपने 3 साल एम्प्लॉयमेंट में थे और 7 साल प्रैक्टिस किया, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो इस टाइम पे आप रिव्यूअर बन रहे हो उस टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां तो आ गई क्वालिफिकेशंस, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिसक्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि जिस भी टाइम पे आप रिव्यूअर बनने वाले हो उसके पिछले 3 सालों के ड्यूरेशन में आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया होना चाहिए, पेंडिंग वगैरह नहीं चल रहा होना चाहिए पिछले 3 सालों में, ठीक है। और इसके अलावा एक्शन तो नहीं होना चाहिए, आप कन्विक्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रूव हो गए गिल्टी तो वो भी सही नहीं है। तो कोर्ट ने आपको गिल्टी प्रूव नहीं किया, कन्विक्ट नहीं किया, अब चाहे वो कोर्ट इंडिया का हो चाहे वो बाहर का हो, ठीक है, कन्विक्ट आप नहीं होने चाहिए हो, ठीक है, और आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं मिली हुई होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाओ इम्पैनलमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला है, वही है कि आपको क्वालिफिकेशन माननी है और आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए हो, तभी जो पैनल ऑफ पीयर रिव्यूअर्स है, यानी जो रिव्यूअर्स की लिस्ट होती है, पैनल होता है, उसमें आपका नाम ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो बिगनिंग के 2 पॉइंट्स तो क्या बता रखे हैं, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है वो 10 साल वाली और सीओपी वाली, और सेकेंड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं करना है।
ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, जो ICSI है वो सब कुछ चेक करेगा और अगर उसको लगता है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर रहे हो या आप प्रॉपर रिव्यूअर का काम नहीं कर पा रहे तो आपको रिमूव भी कर सकता है बाद में, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि जो ICSI का काउंसिल है, ठीक है, अगर आप ICSI के काउंसिल पे मेंबर हो, सिटिंग मेंबर हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, आप वहां पे फीस वगैरह ले रहे हो, तो अगर ऑलरेडी ICSI के काउंसिल्स के मेंबर्स हो ना, तो फिर हम आपको रिव्यूअर नहीं बनने देंगे। आप एक टाइम पे एक ही काम कर लो, अगर आप वो वाला ऑफिस छोड़ देते हो फिर ही आप रिव्यूअर बन सकते हो, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5 में आपको वही वाली चीज बोली है कि अगर आपका जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस है वो एज एम्प्लॉय वाला भी है ना, CSN एम्प्लॉयमेंट वाला, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीजें अलाउड है, ठीक है। यानी दोनों का एक्सपीरियंस काउंट होगा, प्रैक्टिस का भी और एम्प्लॉयमेंट का भी। और इसके बाद में जो हमारा ICSI का बोर्ड है, काउंसिल है, उसने एक फॉर्मेट बता रखा है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हो ICSI की वेबसाइट पे जाके, वहां पे मिल जाएगा। तो फॉर्मेट बता रखा है, आप उस फॉर्मेट से क्या करोगे, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हो और उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, आपके पास प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, क्योंकि देखो हम किसी को चेक कर रहे हैं, आपके खुद के पास में इंफ्रा अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कॉम्पिटेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे। तो वो सब उस एप्लीकेशन में आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उनको लगता है कि हाँ ये केपेबल है, तो आपको इम्पैनलमेंट देते हैं, ठीक है, यानी आपको पैनल में एडमिट करते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिव्यूअर्स अप्रोच, यानी एक रिव्यूअर पीयर रिव्यू अगर कर रहा है तो उसको किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी। तो ये तो बेसिक्स सा एकदम है। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, कर्टियस, प्रोफेशनल एंड हेल्पफुल। बदतमीजी से बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ऐसे अगर कोई करेगा तो आप उससे रिव्यू करवाना चाहोगे क्या, क्या बोलोगे, भाड़ में जा भाई, मैं करवाना ही नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए और हेल्पफुल। हेल्पफुल का क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो कि आपको रिव्यूअर की कुछ हेल्प चाहिए किसी एक मैटर में, आप उससे एडवाइस मांगना चाह रहे हो, आप उससे टाइम मांग रहे हो कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट कल तक दे देंगे, तो आपको ऐसे हेल्पफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिद करके अड़ जाओ, आज के आज नहीं देगा तो मैं अपना ओपिनियन खराब कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, एप्रिशिएटिव ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, यानी अगर PU है उसने कोई अच्छा काम किया है तो आपको तारीफ करनी है, ऐसा मत करना वो आंटी को जैसे बुराइयां ही बुराइयां करते जा रहे हो, तारीफ भी करनी है आपको। और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ कमी है, डेफिशिएंसी है, तब आप इंप्रूवमेंट्स वगैरह सजेस्ट करना, ठीक। इसके अलावा क्या है, आपकी अप्रोच कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, यानी आपको मिलकर काम करना है PU के साथ में। आप वहां पे ये मत सोचना कि अब मैं बस इसकी कमियां निकालने गया हूं और इसको डीमोटिवेट करने गया हूं, नहीं, आप जो है दोनों साथ में मिलकर काम करो, डिस्टर्बेंस मत करो, ठीक है। कि वो अपना काम कर रहे हैं स्टाफ वाले, आप उनको जबरदस्ती क्या बुला रहे हो, बार बार बुला के क्वेश्चंस कर रहे हो, उनका काम रोकना मत, ट्राई करना जितना मिनिमम डिसरप्शन हो सके उनके काम को हेल्प करके काम करो, ठीक है, बिल्कुल कोऑपरेट करके काम करो। इसके अलावा नॉर्मल बेसिक है कि जो भी आपको लग रहा है सजेशंस वगैरह देते रहो, ठीक है। और अगर आपसे PU कुछ बोल रहा है तो आप उनकी बात सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कान मन कर लिए, जो मुझे सही लगता है वही सही है, नहीं, अगर वो आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात सुनो, खुद का भी देखो और उसके बाद एक जजमेंट पे आना। चलो तो ये तो हो गया उसका अप्रोच। देन एक टॉपिक है क्वालिटीज। क्वालिटीज भी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज चेक कर रही हूँ और जो मैं चेक कर रही हूँ मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। आप क्या क्या चेक करने वाले हो? आप टेक्निकल स्टैंडर्ड्स चेक करोगे, सर्विसेज जो है अटेस्टेशन सर्विसेज वो चेक करोगे, ICSI के कौन कौन से CSAS एप्लीकेबल हो रहे हैं या कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं, आप वो सब कुछ चेक करोगे, ठीक है। और जितनी भी एक्ट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सारी एक्ट्स, यानी कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिस भी चीज को आप चेक करने वाले हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा सिंपल क्या बोला, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप ड्राफ्टिंग में अच्छे होने चाहिए हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। कुछ एक्स्ट्रा मत बोल देना उसको जो पीयर रिव्यू के स्कोप में ही नहीं है। तो ये सब बेसिक्स है। इसके अलावा एक जो अपना टर्म आ रहा है बार बार, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, अब उस टर्म को इलैबोरेट कर रखा है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बेसिकली कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे ICSI ने इशू करे हैं, ठीक है, जो बेसिकली अपने CSAS हैं। इसके अलावा
आईसीएसआई कुछ कुछ गाइडेंस नोट्स देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करते रहना चाहिए, डायरेक्शन देता है, नोटिफिकेशन देता है। तो वो जो भी आईसीएसआई ने डायरेक्शन, नोटिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स दिए हैं उन सबको हम एग्रीगेट करके किस में इंक्लूड करते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड करते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब ये क्वेश्चन है कि पीयर रिव्यू करवाएंगे कब कब, यानी सिचुएशंस जब पीयर रिव्यू आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब देखो कभी कभी तो क्या हो सकता है कि आपको मैंडेटरी कर दिया, कि मान लो गवर्नमेंट बोल रही है या आपको रेगुलेटर बोल रहा है कि आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो उन्होंने कंपलसरी कर दी तो आपको करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप वॉलंटरी खुद भी बोल सकते हो कि हमें अपना रिव्यू करवाना है, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, सिर्फ पीयर रिव्यूड फर्म्स ही ऑल कंपनीज की ऑडिट वगैरह कर पाएंगे, तो आप खुद भी बोल सकते हो। देन रैंडम बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन आईसीएसआई कर सकता है कि रैंडमली हमने 2-4 पीयूज उठाए और उनका हम क्या कर देंगे, पीयर रिव्यू कर देंगे, ठीक है। या फिर जो आईसीएसआई के काउंसिल है या डिसिप्लिनरी कमेटी है या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, ये सब लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है, आईसीएसआई को कि इसका पीयर रिव्यू करवा दो, उसको जरूरत है, हमें लग रहा है कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, या तो आप खुद से बोल दो या फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा एप्लीकेबल, या रैंडमली कभी भी आपका पीयर रिव्यू हो सकता है, ठीक है। एक और सिचुएशन है पॉइंट नंबर ई कि अगर क्लाइंट ऑफ पीयू, जो पीयू का क्लाइंट है, दैट मीन्स मान लो कोई कंपनी है और वो कंपनी बोल देती है कि जिससे हम ऑडिट करवा रहे हैं उसका पीयर रिव्यू करा हुआ होना चाहिए, तो वो भी करवा सकता है आईसीएसआई को बोल के, ठीक है, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि अरे हमारा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस यूनिट बेसिकली जो प्रोफेशनल है, हम इनसे ही ऑडिट करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनसे ही कंटिन्यू करें और ये पीयर रिव्यूड होनी चाहिए फॉर्म, तो वो भी बोलकर करवा सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ई वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक तो एकदम बेसिक है, हमें पता है कि कोई भी पीयर रिव्यू करेगा, चेकिंग करेगा, तो आपसे इंफॉर्मेशन तो वो लेगा ही ना। अब जब वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करनी है। तो जो हम वहां पर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में, वो सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर की गई है, चाहे वो पीयर रिव्यूअर खुद के पास में है, चाहे रिव्यूअर का स्टाफ हो गया, सबको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। नहीं करोगे तब आप किसमें फॉल करोगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आप लोग फॉल करोगे अंडर सीएस एक्ट। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब बेसिकली क्या बात कर रखी है, मेथड्स टू बी फॉलोड बाय रिव्यूअर, कि एक रिव्यूअर जब आपको चेक कर रहा है तो वो 2 मेथड्स फॉलो कर सकता है, एक ऑफ द साइड और एक ऑन द साइड। ऑफ द साइड का मतलब क्या है कि वो पीयू में जाकर चेक नहीं कर रहा है, वो अपने ऑफिस में बैठ के या अपने घर में बैठ के आराम से चेक कर रहा है। ये याद है हमने ऑडिट में भी बात की थी कि ऑडिटर भी ऐसा करता है। कैसे, क्वेश्चनर, वो याद है आपसे क्वेश्चनर फिल करवाता है, क्वेश्चंस पूछता है यस नो और नॉट एप्लीकेबल वाले, जिसमें वो आपके आईसीएस के बारे में, कंट्रोल सिस्टम्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, राइट। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी एक क्वेश्चनर फिल करवाया जाएगा। तो वो जो क्वेश्चनर है उसको स्टडी वो घर बैठ के कर सकता है ना, उसको पीयू में जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑफ साइट रिव्यू। और जब वो एक्चुअली जाके उसके रिप्लाईज को वेरीफाई करेगा, जाके फिजिकली चेकिंग करेगा, एक्सेस लेगा बुक्स पे, रिकॉर्ड्स पे, एम्प्लॉइज पे, तो जब वो फिजिकली जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑन साइट रिव्यू। जब वो अपने घर या ऑफिस में बैठ के चेकिंग कर रहा है, पीयू में जा रहा नहीं है, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑन साइट, सॉरी ऑफ द साइट रिव्यू, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि कुछ कुछ पीयर रिव्यू की गाइडलाइंस है जो कि माननी पड़ती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या गाइडलाइंस, सबसे पहले तो एक्सेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी अपना प्रैक्टिस यूनिट है, प्रैक्टिस यूनिट की चेकिंग की जा रही है तो उनके रिकॉर्ड्स होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। किसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, रिव्यूअर को। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है जो हम पढ़ते हैं ऑडिट में कि ऑडिटी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, किसको, ऑडिटर को। यहाँ पर पीयू को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, किसको, पेयर रिव्यूअर को। तो आपको रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देना पड़ेगा। अगर वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मान लो वो किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेट्स से आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है और आपने उस कंट्री के लैंग्वेज में बना रखा है, तो आपको उसको लेजिबल फॉर्मेट के ऐसे फॉर्मेट में दो कि तो पढ़ सके, ऐसे मच्छर मार के मत दे देना। और दूसरा लेजिबल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, दैट मीन्स अगर आपने फॉरेन कंट्री की कोई फ्रेंच में या किसी और में आपने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो आप उसको क्या करो,
अगर आपके फ्रेंच में है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके दो, ठीक है। ऐसा आपने दे दिया एहसान उतारो कि ले खुद ट्रांसलेट कर ले, खुद कर लेना, नहीं, आपको खुद को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉस्ट ऑफ पीयर रिव्यू। ऑब्वियस ही बात है, रिव्यूअर है, चेकिंग कर रहा है, जैसे ऑडिटर होता है अपनी फीस लेता है, तो रिव्यूअर भी तो फालतू नहीं है ना, वो भी अगर चेकिंग करेगा तो उसे भी फीस मिलेगी। तो अब ये जो फीस है वो फीस कौन पे करेगा, वो फीस जो है वो पीयू को ही पे करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस यूनिट ही है वो ये फीस को पे करता है। अच्छा, इसके अलावा याद है हमने एक चीज के बारे में बात की थी कि जो पीयू का क्लाइंट है, एक सिचुएशन थी, पॉइंट नंबर ई लिखा था हमने ऊपर कि पीयू का क्लाइंट है, वो पीयू का क्लाइंट भी बोल सकता है कि इसका पीयर रिव्यू करवा दो। तो अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया ना तो सिचुएशन में फीस कौन देगा, क्लाइंट, क्योंकि तुम बोल रहे हो इसीलिए हम रिव्यू करवा रहे हैं, वरना हम तो नहीं करवाते। तो उस सिचुएशन में क्लाइंट पे करेगा। उसके अलावा जो भी सिचुएशन थी, चाहे मैंडेटरी है, चाहे रैंडमली है, चाहे खुद ने बोला है, उसमें कौन पे करेगा, पीयू खुद से पे करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है कि जो कॉस्ट, जो भी फीस वगैरह आई है वो आपको कितने डेज में पे कर देनी है, 30 डेज में, जब भी आपको रिव्यूअर ने इनवॉइस बनाकर दिया है कि इतनी कॉस्ट चाहिए, इतनी मेरी फीस है, 30 दिन के अंदर अंदर उसका क्या कर दो, पेमेंट कर दो, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू। यानी पीयर रिव्यू ऐसा है क्या कि हमें बस लाइफ टाइम में एक ही बार करवाना होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे ऑडिट भी है वो भी हर साल हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हर साल नहीं करना है, पीयर रिव्यू आपको 5 सालों में एक बार करवाना है, ठीक है। यानी एक बार अगर आपका रिव्यू हो गया तो वो अगले 5 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आईसीएसआई काउंसिल को लगता है कि यार नहीं, 5 साल जो है वो बहुत लंबा टाइम है, ये वाला प्रैक्टिस यूनिट जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, यानी बीच में इसका काम की क्वालिटी खराब हो रही है, तो वो 5 साल से कम में भी करवा सकते हैं। यानी नॉर्मली 5 इयर्स का ब्लॉक है उसमें करवाना होता है, पर आईसीएसआई को लगता है तो वो कम टाइम में भी ऑर्डर कर सकता है। लेट्स से उसको लगा कि 3 साल के बाद ही इस पीयू का क्या करवा लो, रिव्यू करवा लो, तो फिर उसने बोल दिया तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बात बोली है इसमें, इन केस पीयू इज रिव्यूड विद इन 2 इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 2 साल के लिए। दैट मीन्स मान लो कोई एक प्रैक्टिस यूनिट है, वो बनी कब है, 2018 में बनी है, ठीक है। और उसने क्या बोला कि हम 2019 में ही क्या करवा रहे हैं, हमारा पीयर रिव्यू करवा लेते हैं। तो उन्होंने बनने के 1 साल के बाद ही पीयर रिव्यू करवा लिया। तो अब नॉर्मली तो ये 5 साल तक एप्लीकेबल होना चाहिए था जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन क्या बोला है कि अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के अंदर अंदर ही क्या करवा लिया, रिव्यू करवा लिया, तो ये जो रिव्यू है ना ये 5 साल तक के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ये सिर्फ 2 साल तक के लिए ही वैलिड रहेगा, यानी 2021 तक वैलिड रहेगा। 2021 के बाद में आपको वापस से रिव्यू करवाना पड़ेगा, फिर वो रिव्यू 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब कोई नया नया होता है ना तो नए नए लोग हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, तो उसने जस्ट बनते ही रिव्यू करवा लिया तो हम उसको 5 साल तक का टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मैं पता है नया नया बना है, अच्छा काम कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब ये आगे के साल हो सकता है अपना काम ढंग से नहीं करे, तो इसको हमको वापस चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर आपने बनने के विद इन 2 इयर्स रिव्यू करवा लिया है तो वो 2 इयर्स के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक। लेकिन बाद में अगर आप जब करवाओगे फिर वो 5 इयर्स का टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है क्वेश्चनर। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो वो ऑफ साइड रिव्यू करता है उसमें क्वेश्चनर जो भी फिल करवाया था उसके आंसर्स चेक, तो ये सेम है जो ऑडिट में हम लोग पढ़ते हैं वही। उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, सिस्टम्स कैसे हैं, प्रोसीजर्स कैसे हैं, लॉ मानते हैं नहीं मानते हैं, और ये हम लोग किससे फिल करवाएंगे, जो पीयू के एम्प्लॉयज है उनसे फिल करवाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके रिप्लाईज फिर वो चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा, तो वही क्वेश्चनर है। चलो ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बेसिकली रिव्यू का प्रोसेस। यानी जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो तो बेसिक नॉलेज थी, अब एक्चुअल में रिव्यू होता कैसे है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है हमारा प्रिपरेशन, देन है प्लानिंग, उसके बाद में आता है एग्जीक्यूशन,
एंड लास्ट स्टेज जो है वो रहेगी अपना ओपिनियन फॉर्मिंग एंड देन रिपोर्टिंग। ठीक है, तो याद है अपने ऑडिट में हम ये 3 स्टेजेस पढ़ते थे, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। वहां पे प्रिपरेशन अलग से नहीं बताया था, प्रिपरेशन को प्लानिंग के साथ में इंक्लूड कर दिया था। यहाँ पे प्रिपरेशन को अलग से बता दिया, बस एक ये डिफरेंस है। चलो अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 1 पे, जो हमारा प्रिपरेशन है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, पीयू को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी हमने याद है 4 पॉइंट्स पढ़े थे, आइदर रैंडम सिलेक्शन होगा या मैंडेटरी होगा या क्लाइंट बोलेगा या फिर वो खुद बोल देगा। तो जैसे भी है पीयू को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इसके बाद में जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, अभी हमने भी बात की थी कि ICSI है वो सब कुछ क्या करवाता है, ये पीयर रिव्यू वगैरह करवाता है। तो ICSI तो देखो इतना बड़ा है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ICSI ने पीयर रिव्यू को कंडक्ट कराने के लिए और पीयर रिव्यू को प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक क्या बना रखा है, पीयर रिव्यू बोर्ड। तो इस चैप्टर में जहां जहां पर भी बोर्ड वर्ड यूज हो रहा है ना, तो याद रखना वो ICSI ने बोर्ड बनाया है पीयर रिव्यू को हैंडल करने के लिए। तो उसे हम कहेंगे PRB, पीयर रिव्यू बोर्ड। तो अभी तक जहां पर भी हमने ICSI टर्म यूज करा है और वहां पे बोर्ड आ रहा है, वो बोर्ड ICSI ने ही बनाया है, पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू को हैंडल करने के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, पीयू हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद में जो पीयर रिव्यू बोर्ड है वो पीयू को बताएगा, नोटिफाई करेगा कि तुम्हारा पीयर रिव्यू होने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चनर है, ये क्वेश्चनर तुम फिल करो। ठीक है, क्वेश्चन में भाई यस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल वाले क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चनर तुम्हें फिल करके 15 डेज में सबमिट कर देना है। ठीक, और साथ ही साथ तुम जो भी अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, तुमने जो भी ऑडिट ले रखी है, जो भी अटेस्टेशन सर्विसेज करते हो, उसकी भी हमें एक लिस्ट बनाकर दे दो। तो प्रिपरेशन में ये 2 से 3 काम करने के लिए पीयू को बोलेगा। कौन बोलेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड। अभी तक रिव्यूअर नहीं आया है, बिगिनिंग किससे हुई है, ICSI के पीयर रिव्यू बोर्ड से, वो ये सब कुछ बोल रहा है पीयू को। ठीक है, इसके बाद में पीयर रिव्यू बोर्ड अब क्या कर रहा है, फाइनली 3 नेम सजेस्ट कर रहा है। किसके, रिव्यूअर्स के, जो पीयर रिव्यूअर्स है। ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये 3 नाम है, इन 3 में से तुम्हें जो भी लगता है कि हाँ ये हमारा रिव्यू कर सकता है, तो उनमें से तुम किसी एक नाम को सिलेक्ट करो और हमें बता दो। कितने टाइम में, अगेन 15 डेज में। तो 15 डेज में आपको क्वेश्चनर भी फिल करके देना है और उन्हीं 15 डेज में आपको एक रिव्यूअर का नाम भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पीयर रिव्यूअर जो है वो इस वाली सिटी का पसंद नहीं आ रहा, पीयू चाहता है कि हम किसी बाहर वाली सिटी से पीयर रिव्यूअर को बुलाएं और उससे रिव्यू करवाएं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है। तो पीयू बोल सकता है कि हमें लेट्स से मुंबई से कोई हमें रिव्यूअर को मंगाना है और उससे हम चाहते हैं कि हमारा रिव्यू हो, मंगवा लो, PRB कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है कि जो भी उनके कॉस्ट लगेगा ट्रैवलिंग का और रहने वगैरह का, तो वो सारा कॉस्ट कौन पे करेगा, फिर पीयू पे करेगा। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। इसके बाद में क्या बोला है कि उसने जिस भी रिव्यूअर को सिलेक्ट किया है, तो पीयर रिव्यू बोर्ड अब क्या करेगा, असाइनमेंट लेटर देगा कि भाई आपके लिए एक रिव्यू आया है, आप इंटरेस्टेड हो क्या, आप करना चाहते हो क्या। ठीक है, फिर जो रिव्यूअर है वो विद इन 7 डेज क्या देगा, अपनी कंसेंट दे देगा कि हाँ मैं रेडी हूं। अगर वो रेडी नहीं हुआ है तो फिर वो जो 3 नाम तो जो उसमें सेकेंड चॉइस होगी, वो सेकेंड चॉइस वाले को बोला जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या हुआ, हमने सिलेक्ट किया, देन पीयर रिव्यू बोर्ड ने पीयू को इन्फॉर्म करा, क्वेश्चनर फिल करने के लिए बोला, उसके बाद बोला कि तुम एक रिव्यूअर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में जो PRB था उसने रिव्यूअर से पूछा कि तुम इंटरेस्टेड हो क्या, और फिर रिव्यूअर अपनी कंसेंट दे देगा 7 डेज में। ठीक, चलो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, विच इज प्लानिंग। अब रिव्यूअर सिलेक्ट हो चुका है, तो अब जो रिव्यूअर है वो क्या सिलेक्ट करेगा, एक इनिशियल सैंपल। जैसे हम ऑडिट में करते हैं सैंपलिंग, वैसे यहाँ पर भी सैंपलिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जो रिव्यूअर है वो अभी एक बेसिक इनिशियल सैंपल, ये फाइनल नहीं है, उसने बस एक बिगिनिंग में एक रैंडम सैंपल सिलेक्ट कर लिया और पीयू को बता देगा कि मैंने सैंपल सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और वो ऑन साइट रिव्यू के लिए आने वाला है। यानी अभी तक तो वो क्या करेगा, क्वेश्चनर को चेक करेगा, सब कुछ आंसर्स वगैरह, तो अभी तक तो वो ऑफ साइट रिव्यू कर रहा है। और अब वो पीयू को बता देगा कि मैं जो है अब ऑन साइट रिव्यू करने के लिए इस डेट पे आऊंगा, और जो भी डेट होगी ये डेट म्यूचुअली डिसाइड की जाएगी, यानी दोनों मिलकर
मान लो आप बोलो जबरदस्ती जिद करके कि मैं इस दिन पे आऊं और इस दिन पे पीयू की बहुत बड़ी मीटिंग हो किसी के साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए याद रखना जो डेट है वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। और जब भी वो विजिट करने वाला ऐसा नहीं है कि मैं कल के कल सुबह के सुबह आ जाऊंगा, नहीं, आपको आने से 2 वीक्स पहले इन्फॉर्म कर देना है कि आप आने वाले हो। तो वो जो डेट डिसाइड हो जाएगी वो विजिट के 2 हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर देनी है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, दैट इज प्लानिंग। तो प्रिपरेशन हो गया एंड देन प्लानिंग हो गया। इसके बाद में चलते हैं एग्जीक्यूशन पे। अब अभी हमने ऊपर डेट डिसाइड की थी, उस डेट पे आप क्या कर लो, रिव्यू करने के लिए आ जाओ। और ये एकदम फर्स्ट टाइम, याद है हम ऑडिट में पढ़ते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है, तो ये कह लो कि ये जो बिगिनिंग वाला सब कुछ है ये ओरिएंटेशन वाला ऑन साइड रिव्यू है। और ये जो है वो मैक्सिमम 3 दिन का हो सकता है, यानी यहाँ पर वो सब कुछ लेगा, नॉलेज ऑफ बिजनेस और सबसे इंट्रोड्यूस वगैरह करेगा खुद को, और बेसिक बेसिक जो ऑब्जर्वेशन है वो सब कुछ करेगा। ठीक, ये सब करने के बाद में, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में अब वो मीटिंग रखेगा किसके साथ में, पीयू के जो पार्टनर्स हैं, या अगर वो प्रोप्राइटर है तो उसके साथ में वो क्या रखेगा, मीटिंग रखेगा। और मीटिंग रखने के बाद अब वो एक्चुअल क्या करेगा, अपना रिव्यू करेगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन या हम कह सकते हैं ऑन साइड रिव्यू हो गया, मीटिंग कंडक्ट कर ली उसने, और अब वो एक्चुअल में क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ पे हम कह सकते हैं रिव्यू। जैसे ऑडिट होती है, यहाँ पर क्या है, रिव्यू हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन में सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, कंप्लायंस रिव्यू। याद है हम ऑडिट में क्या पढ़ते हैं, कंप्लायंस टेस्ट, यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लायंस रिव्यू, विच इज ICS जो होते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको चेक किया जाता है। ठीक, देन स्टेप नंबर 2 में वो क्या सिलेक्ट करेगा, फाइनल सैंपल। अब देखो उसने ऊपर एक इनिशियल सैंपल सिलेक्ट किया था, हो सकता है कि वो इनिशियल सैंपल को ही फाइनल बना ले। ठीक है, हो सकता है वो इनिशियल सैंपल को चेंज कर दे, फाइनल कुछ और कर दे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वही अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं तो उसको इनिशियली लगा था कि मैं 30 की चेकिंग कर सकता हूँ, लेकिन जब उसने बाद में ICS वगैरह देखे पीयू के, और उसने पार्टनर से बात की और उसने एम्प्लॉयज वगैरह से बात की, तो उसको क्या लगा कि नहीं यार 30 कम है, इनके ICS काफी वीक है, मुझे तो 50 का सैंपल चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल सैंपल क्या था, 30 का, फाइनल सैंपल क्या हो गया, 50। उसको लगा नहीं ICS एकदम परफेक्ट है, तो वो 30 का 30 ही रख सकता है। तो इनिशियल और फाइनल सेम भी हो सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला है, सिलेक्ट करने के बाद अब आप उसको क्या करो, रिव्यू करो प्रॉपर। याद है हम लगाते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव चेकिंग, इन डिटेल जो आपका सैंपल है उसको चेकिंग करोगे, तो वो सब कुछ आप करोगे वहां पे रिव्यू। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन। और फिर आता है अपना स्टेप नंबर 4, दैट इज रिपोर्टिंग। ठीक है, अब देखो सब कुछ चेक कर लिया, तो वही 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो सेटिस्फाइड होगा या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसकी रिपोर्ट कैसी बनेगी, क्लीन रिपोर्ट बनेगी। तो वो क्लीन रिपोर्ट बना के किसको सबमिट कर देगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा। और जैसे ही उसने पीयर रिव्यू बोर्ड को क्लीन रिपोर्ट दी है, अब पीयर रिव्यू बोर्ड क्या इशू करेगा, हमने पहले बात की थी PRC, दैट इज पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा किसको, पीयू को। यानी अब जो पीयू है वो क्या हो गया, पीयर रिव्यूड यूनिट हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो रिव्यूअर सेटिस्फाइड ही नहीं हो। अब जब वो रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो अब वो वहां पर क्या कर रहा है, एक चांस दे रहा है, रिव्यूअर पीयू को एक चांस दे रहा है। वो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं बना रहा है, वो अभी क्या बना रहा है, इंटरिम रिपोर्ट बना रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, या ये 5 से 6 मैटर्स हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि तुमसे एरर हुए हैं या नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो वो इंटरिम रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, पीयू को देगा। फिर पीयू उसके ऊपर अपना रिप्लाई देगा कि वो क्या कहना चाहता है उस मैटर्स पे, उससे क्यों गलती हुई है, या वट एवर द रीजन इज, वो पीयू अपना रिप्लाई देगा। फिर वो उस रिप्लाई को चेक करेगा कि पीयू ने इंप्रूवमेंट्स किए या नहीं किए। तो उस रिप्लाई के बाद या तो रिव्यूअर अगेन सेटिस्फाइड होगा उस रिप्लाई से, या वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब देखो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो क्या सबमिट कर देगा, वो एक क्लीन रिपोर्ट बनाएगा और सबमिट कर देगा पीयर रिव्यू बोर्ड को। और पीयर रिव्यू बोर्ड क्या इशू कर देगा, पीयू को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू
कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब वो सेटिस्फाइड नहीं है ऐसी रिपोर्ट बनाकर पीयर रिव्यू बोर्ड को देगा और रीजंस भी बताएगा कि भाई मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है। तो उसने वहां पे रीजंस भी बताने हैं। उसके बाद में पीयर रिव्यू बोर्ड पीयू को क्या बोलेगा कि भाई अब तुम क्या करो, इंप्रूवमेंट्स करो, क्योंकि रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है तुम्हारी। फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए उसको टाइम देगा और उसके बाद 6 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड देगा और 6 महीने के बाद वो वापस से क्या करवाएगा, उसका पीयर रिव्यू करवाएगा, ठीक है। और फिर सब कुछ सही है तो क्या मिल जाएगा आपको, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये अपना पूरा प्रोसेस है किसका, पीयर रिव्यू का। ओके, बात है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑफिस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। ये किसके हैं, पीयू के हैं, और ये चेक किसको करने होते हैं, पेयर रिव्यूअर को चेक करने होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली जो ऑफिस सिस्टम में प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स जो आपके होते हैं वो सारे कंट्रोल्स वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। इसके अलावा पीयू का क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, आप जो भी काम कर रहे हो, रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और ये सब फिजिकल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी उसको चेक करनी है कि वो ढंग से स्टोर और मेंटेन करके रख भी रहे हैं या मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनीज भी होते हैं, तो आर्टिकल्स, तो ट्रेनीज और आर्टिकल्स जो भी हैं उनके साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, उनको वो काम प्रॉपर सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सब कुछ भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम वो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेनीज है ना, उनसे ट्रेनिंग एक डायरी मेंटेन करवानी होती है, किसको, पीयू को, कि वो जो डेली का काम कर रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, वो सब कुछ उनको रिकॉर्ड करना होता है ताकि वो भूल नहीं जाए बेसिकली। तो वो सब कुछ चेक करो कि डायरी वगैरह उनके पास में है या नहीं है। इसके अलावा आप क्या हो सकता है, लाइब्रेरीज वगैरह भी बना सकते हो वहां पे जो पीयू है, जिसमें सारी जितनी भी लॉ की बुक्स हो गई या जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है जो ट्रेनीज को या उनको खुद को भी काम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका प्रॉपर। तो ये सब जो बेसिक आपका अपेयरेंस है, इंफ्रा है, लाइब्रेरी है, ट्रेनीज के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, आईसीएस वगैरह कैसा है, ये सब भी आप बेसिक देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी हमें देखना है और जब हम ओपिनियन फॉर्मिंग करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को भी हमें उसमें ध्यान रखना है। तो विद दिस हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था इस चैप्टर का, दैट इज पेयर रिव्यू, वो होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पोर्शन पे इस चैप्टर के, दैट इज क्वालिटी रिव्यू। अब देखो हमें पता है आईसीएसआई जो है वो कंटिन्यूअसली क्या चाहता है कि जो भी उनके मेंबर्स हैं, सीएस हैं, वो जो भी अपनी सर्विसेज दें उनमें हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली सर्विसेज हो। उसी को तो हम चेक करवा रहे थे, किससे, पेयर रिव्यूअर से, ठीक है। तो आईसीएसआई ने क्या करा है, एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना दिया है, ठीक है। और जिसका मेन वर्क क्या है कि वो ये इंश्योर करेगा कि सब क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इनका काम रहेगा कंटिन्यूअस रिसर्च का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये बस रिकमेंडेशन वगैरह देने का काम करेंगे, किसको, आईसीएसआई को। और ये टाइम टू टाइम चेकिंग भी कर सकते हैं, किसकी, आईसीएसआई के मेंबर्स की, कि ये क्वालिटी वाइज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनको लगेगा तो वो आईसीएसआई को बोलेंगे कि आप क्या करो, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवाओ या इनका पीयर रिव्यू करवाओ, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें। तो बेसिकली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो क्यों बनाया है आईसीएसआई ने, ताकि जो भी उनके मेंबर्स हैं उनकी सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव हो, उसको चेक कर पाए, उसके लिए रिकमेंडेशंस वगैरह दे पाए, इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर पाए। तो पूरा क्वालिटी का काम संभालने के लिए आईसीएसआई ने एक अलग से बोर्ड बना दिया है जिसका नाम क्या है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, ठीक है। तो ये वाला बोर्ड का काम जो है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है जो हम देख रहे थे पीयर रिव्यूअर में, बस वहां पे जो चेकिंग का काम कर रहे थे वो खुद सीएस कर रहे थे। यहाँ पे ये आईसीएसआई का इंडिविजुअल बोर्ड है जिसका मेन काम क्या है, क्वालिटी पे ध्यान देने का, और ये टाइम टाइम रिसर्च वगैरह करते रहते हैं कि किस तरीके से हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सके बेसिकली। चलो अब देखते हैं आगे। तो ये जो है वो गवर्नमेंट ने जो है इस्टेब्लिश किया है, और कौन सी एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर्स दी, ऑब्वियसली अपनी सीएस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दी है इसको बनाने के लिए। और इसका काम क्या है, रिव्यू करना एंड एनहांस करना द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो अपने सीएस सर्विसेज दे रहे हैं उनकी ऑन अ कंटिन्यूअस
बेसिस। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पर, इस एक्ट को इलाबोरेट कर दिया गया है कि CS एक्ट के अंदर बोला गया है गवर्नमेंट को बेसिकली पावर्स दी गई हैं कि वो एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाए और जिससे क्वालिटी पे वो ध्यान दे सके जो भी सर्विस एक CS रेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में अपना CS का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें भी इसी को ही इलाबोरेट करके बोला गया है कि यहाँ पे CG ने एक बोर्ड बनाया है जिसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होगा QRB के लिए और 4 अदर मेंबर्स होंगे और उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, वही बेसिक बातें बोली हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल नॉमिनेट करेगा यानी ICSI का काउंसिल, और 2 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेंगे, गवर्नमेंट। 4 थे ना तो 2-2 इस तरीके से होगा। अब आते हैं फंक्शंस पे, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सबसे पहले क्या बोला है, रिकमेंडेशंस वगैरह देंगे। काउंसिल, ये कौन सा काउंसिल है, ICSI काउंसिल है। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या रहेगा, रिकमेंडेशंस वगैरह देना कि किस तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। देन रिव्यू का काम भी करेंगे, ये कभी भी इनको लगता है तो वो मेंबर्स जाके और किसी भी PU की क्वालिटी को रिव्यू कर सकते हैं और इसके बाद में उनको गाइडेंस देंगे। चेकिंग करने के बाद इनको गाइडेंस देंगे कि आप इस तरीके से अपने सर्विस की क्वालिटी को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो मेन 3 चीजें क्या हो गई, रिकमेंडेशन देना, रिव्यू करना और इसके बाद में गाइडेंस बेसिकली। चलो, अब यहाँ पर क्या बोला है, गाइडेंस मैनुअल। अब गाइडेंस मैनुअल भी वही है कि आप क्या क्या गाइडेंस वगैरह दोगे, उस गाइडेंस में बेसिकली आपके लिए क्या बना दिया, रिटन में मैनुअल बना दिया। ठीक है, आप बोलकर बताओगे, इससे बेटर है हमने आपको एक बुकलेट प्रोवाइड कर दी, राइट। तो उसमें क्या है, किस तरीके से आपको पॉलिसी, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, बेसिकली ICS किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, वो सारा उस मैनुअल में उन्होंने लिख दिया है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, और इसके अलावा वो एक अश्योरेंस देंगे कि जो भी फर्म है, जो भी उसमें लोग काम कर रहे हैं, जो भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ICS लगा रहे हैं, सब कुछ एकदम क्वालिटी वाइज होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो। इसमें किस पे फोकस दे देना है आपको, क्वालिटी पे, क्वालिटी अश्योरेंस पे फोकस आपको करना है। ठीक है, चलो इसके बाद में आ जाओ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता रखा है कि जो ICSI है उसने क्या दिया है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ गाइडेंस दी है कि आप ये सारे पॉइंट्स को मानो। अगर आप ये सब कुछ मानते हो तो आपकी क्वालिटी जो है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है, एक फर्म है तो फर्म में ओनर होंगे, पार्टनर्स होंगे और उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे, स्पेशली ट्रेनीज होंगे। तो जो वहां पे ओनर है या पार्टनर्स है उनकी क्या ड्यूटी बनती है, वो लीड करें। ठीक है, अगर आपने ऐसे रैंडमली छोड़ दिया, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, आपको काम करवाना कैसे वो नहीं आता है, तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आपके अंडर में। तो इसीलिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिटीज होनी चाहिए। देन एथिक्स मानना है, बिना एथिक्स के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सारे एथिक्स कौन से हैं, जो याद है हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट पढ़ते हैं, वही तो है। इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मानने हैं, प्रोफेशनली बिहेव करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, तो वो सब कुछ एथिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, मॉनिटरिंग। जो भी काम आप कर रहे हो ऐसा नहीं है बस करके छोड़ दिया, आप उसमें क्या लगाओ, मॉनिटरिंग का स्कोप रखो। चाहे आपके ट्रेनीज ने कराओ, चाहे आपने खुद ने भी काम कराओ, अगर आप उसको टाइम टू टाइम चेक करोगे, इवेलुएट करोगे, तो आपको डेफिशिएंसीज खुद ही पता चल जाएंगी। ठीक है, देन रिपोर्टिंग वगैरह तो आपको करना ही होता है। जो भी प्रॉब्लम्स है, बेसिकली जो स्टाफ है वो हायर वालों को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आप ICSI को रिपोर्ट करोगे, जो भी करेक्शंस वगैरह हैं वो सारी चीजें। पॉइंट नंबर 5 क्या है, इवेलुएटिंग क्लाइंट इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टडी भी कर रहे हो या बस ऐसे ही कि पैसा आ रहा है ना चलो हम तो काम कर लेते हैं, नहीं। आपको प्रॉपर चेक करना है कि क्या ये क्लाइंट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, हम इनका असाइनमेंट लें या नहीं लें, और अगर ले भी लिया तो आपको पूरी क्वालिटी देनी है। तो अब अगर आप क्वालिटी देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर स्टडी करोगे, तभी तो आप बेस्ट एडवाइस दे पाओगे या बेस्ट उसकी ऑडिट कर पाओगे। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 6 है प्री कंडीशन। ये हमने चैप्टर नंबर 12 में रीड किया था, याद है आपको। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखना होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी होती हैं। तो ये आप असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कि कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हम पढ़ चुके हैं 12 चैप्टर में। तो यहाँ पर अगर आप ये सब कुछ ध्यान रखोगे तो अगेन आपकी
क्वालिटी इंप्रूव होगी। और लास्ट में क्या बोला है, असाइनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी अब सारा का सारा काम आप खुद से तो नहीं कर सकते हो ना, चाहे ऑडिट हो गया, चाहे अटेस्टेशन सर्विसेज हो गई, तो आप ह्यूमन रिसोर्स को असाइनमेंट करोगे ना, बेसिकली स्टाफ लगाओगे, ट्रेनीज को बोलोगे, एम्प्लॉयज को बोलोगे, तो आप किस तरीके से किसको क्या ड्यूटी दे रहे हो, क्या वो स्किल और कॉम्पिटेंस और नॉलेज के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें। तो बेसिकली बेसिक से पॉइंट्स बता रखे हैं, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 17 भी होता है कंप्लीट। इसमें 2 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, पीयर रिव्यू के बारे में और एक क्वालिटी रिव्यू के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू।